खां के समर्थन में अखिलेश यादव खुलकर सामने आ गए हैं। इस बार अखिलेश यादव ने आजम के मुद्दे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात भी की है। अखिलेश यादव ने आजम खां को झूठे केस में फंसाने का सरकार पर आरोप लगाया है और इस राज्यपाल से इस मामले में दखल की मांग की है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आजम खां पर अखिलेश ने रणनीति बदली है? ऐसा इसलिए क्योंकि जेल के 27 महीने के दौरान अखिलेश को आजम की याद आई नहीं। जेल से बाहर आने के बाद भी नाराजगी की खबरें आम रहीं, लेकिन अब सदन से लेकर राजभवन तक आजम खां को अखिलेश यादव निर्दोष बताने में जुटे हैं। करीब 27 महीने आजम खान सीतापुर जेल में रहे, तब अखिलेश यादव को उनकी याद नहीं आई। जेल से बाहर आने के बाद बेशक मुलाकात हुई, लेकिन नाराजगी की खबरें सरेआम हो गई। लेकिन अब सदन से लेकर राजभवन तक अखिलेश यादव आजम खान की पैरवी कर रहे हैं। उनसे यही कहा है कि लगातार सरकार आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार पर झूठे मुकदमे लगा रही है और झूठे मुकदमे लगा करके वो जेल में रहें। वो जहां बीमार हैं, कोविड में उनके साथ जो इलाज हुआ, लगातार तकलीफ परेशानी में रहे, जेल में रहना पड़ गया उनको। इसलिए हमारा निवेदन था कि सरकार से कहें, आदरणीय गवर्नर, कि सरकार अन्याय उनके साथ न करे। अखिलेश का कहना है कि आजम खान पर लगे तमाम आरोप गलत हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। जौहर यूनिवर्सिटी से जो निकल रहा है वो सबको दिख रहा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम है, वहाँ तो खोद के प्रत्यक्ष प्रमाण निकल रहे हैं। तो किस तरीके से किताबें चोरी की गई हैं, अलमारियां चोरी की गई, क्या क्या चीजें निकल रही हैं, तो ये तो हम कुछ कर नहीं रहे, ये तो हम नहीं निकाल रहे, फिर भी निकल रहे हैं। और इसके बावजूद भी वो उनके पक्ष में कोई बात कर रहे हैं तो वही करें। वो अगर आजम खां के पक्ष में बोलें और वो मुख्तार के पक्ष में बोले, बाकी लोगों के पक्ष में, उनकी व्यवस्था हम समझ सकते हैं वो क्यों बोलना चाहते हैं। उनको अपने वोट बैंक की चिंता है और वोट बैंक की राजनीति के अलावा अगर शुचिता की राजनीति करें तो ज्यादा अच्छा रहे। अखिलेश यादव ने जहां आजम खान के लिए राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की, वहीं महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को लेकर राजभवन से अपने कार्यालय तक पैदल मार्च भी निकाला। लेकिन एसपी का कहना है कि अखिलेश यादव सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं, क्योंकि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सदन में तैयार थी, लेकिन अखिलेश यादव सदन में चर्चा के बजाय भागते रहे। माननीय आजम खां के मुद्दे पर जितना सदन में इनको चर्चा करनी चाहिए, ये सदन से भाग रहे हैं। ये स्पष्ट हो गया कि जनता के मुद्दे पर ये जनता के मुद्दे पर सदन में लड़ना नहीं चाहते हैं। ये भगेड़ू लोग हैं। ये भाग करके सड़क पर ये दिखाना चाहते हैं कि मैं देखो सड़क पर लड़ रहा हूं। कहां लड़ रहे हैं? अपने कार्यालय से राजभवन के बीच में लड़ रहे हैं। और जनता कहां लड़ना चाहती है? जनता कहां भेजी थी लड़ने के लिए? सदन में भेजी थी। जब चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। दरअसल आजम खान का मुद्दा विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी गूंजा था। अब राज्यपाल से मिलकर अखिलेश यादव इस मामले में आजम खान को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस पैरवी के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच आजम खान पर एक और चोरी के आरोप लगे हैं। रामपुर की पूर्व पालिका अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि 2005 में जब सपा सरकार में आजम खान मंत्री थे, तो उस दौरान 11 लाख कैश से भरी सरकारी तिजोरी षड्यंत्र के तहत आजम खान ने चोरी करवा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आखिर अखिलेश की आजम को लेकर पैरवी के मायने क्या है? ज्यादा दिन नहीं गुजरे जब समाजवादी पार्टी के नेतृत्व और अखिलेश यादव से आजम खां की नाराजगी की खबरें सुर्खियों में बनी रहती थीं। सीतापुर की जेल में रहने के दौरान अखिलेश कभी भी आजम खां से मुलाकात करने के लिए नहीं गए। बाहर आने के बाद आजम भी इशारों ही इशारों में अखिलेश पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन अखिलेश ने आजम पर चुप्पी साधे रखी है। अखिलेश और आजम के बीच बढ़ती दूरियां यूपी की सियासत में बड़ा मुद्दा बन गई थी। फिर भी अखिलेश इन दिनों परवाह नहीं कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ। लेकिन रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद भी लगता है कि उन्होंने रणनीति बदल दी है। पिछले कुछ दिनों से सपा और उन्होंने खुद आजम खां के मुद्दे पर मुखर होकर बोलना शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले उन्होंने विधानसभा में भी आजम की यूनिवर्सिटी की जांच का मुद्दा उठाया था और आज 12 विधायकों के साथ राजभवन पहुंचकर उन्होंने आजम खां के मसले पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा।
आगे बढ़ते हैं। विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में 2 बिल पास हुए। पहला दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2022, जिसमें सीआरपीसी में संशोधन के लिए यूपी सरकार ने ठोस पहल की है। यानी अब महिलाओं के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों पर आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। खासकर पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। वहीं दूसरा बिल उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली संशोधन विधेयक 2022 भी आज पास हुआ, जिसके तहत किसी भी दंगा या उपद्रव में मौत होने पर दोषी को 5 लाख जुर्माना मृतक के परिवार को देना होगा। अभी तक ये व्यवस्था थी कि 438 में सेक्शन 6 में हमने एंटीसिपेटरी बेल कुछ मामलों में देने का प्राविधान किया था। इनका उसमें कुछ जो गंभीर अपराध हैं उनको उससे बाहर निकाला जा रहा है। वैसे मिसाल के तौर पर पॉक्सो के जितने भी संबंधित केसेस होंगे उसको उससे बाहर निकाला जा रहा है कि उसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं ले सकते। ये 438 उपधारा 6 में हम ये संशोधन क्षति वसूली के संबंध में एक कानून पास किया गया था इसी में विधानसभा में। उसी में मानवर 4-5 संशोधन लेकर आए हैं और उसका उद्देश्य यह है कि अगर कोई पर्सनल लाइफ का नुकसान होता है, उसमें कोई व्यक्ति की जान जाती है, तो उसका भी उसके संबंध में भी प्रतिकर के रूप में वसूलिया भी उसकी हो सके। कोई पर्सनल डिसेबिलिटी होती है किसी आदमी की तो उसके संबंध में भी ये हम संशोधन लेकर आए हैं। साथ साथ इसमें एक बात और कहने की है कि अगर किसी की जान जाती है किसी दंगा में, किसी जुलूस में, तो 5 लाख रुपया मिनिमम उसके लिए जो ट्रिब्यूनल है उसको मिनिमम देने का अधिकार है। ज़्यादा वो ट्रिब्यूनल के ऊपर है कि ट्रिब्यूनल कितना दे सकता है, ये उसके ऊपर है। प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर बड़ा गंभीर आरोप लगाकर सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल विधानसभा में काफी देर तक हंगामा करने के बाद अखिलेश यादव विधायकों के साथ सदन से बाहर निकल आए। इसके बाद पैदल ही समाजवादी पार्टी के दफ्तर तक मार्च करते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार से प्रश्नों का उत्तर न मिलने पर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा से वॉकआउट किया है। विधानसभा से समाजवादी पार्टी के वॉकआउट के बाद अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी के सभी विधायक सड़क पर उतरे। महोदय, इस सदन में सरकार की तरफ से कोई जवाब महंगाई बेरोजगारी का नहीं आया। स्वास्थ्य सेवाएं आज भी वैसी ठप हैं। छात्र संघ में आज भी बच्चे वैसे बैठे हैं। इसलिए इस सदन से समाजवादी पार्टी और हम वॉकआउट कर रहे हैं। अभी आएंगे थोड़ी देर में। सदन जाना और सदन आना सरकार रोक नहीं सकती। अब क्या तय हुआ सर? अब हमारी मांग है कि सदन का समय बढ़ाया जाए। हम कुर्सियों पे बैठ जाएंगे जाके अभी। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना है कि अखिलेश को जनता लगातार नकार रही है। जनता ने साइकिल पर बैठने लायक भी उनको नहीं छोड़ा है। आगे भी अखिलेश यादव को पैदल ही रहना है। मुद्दे को सुन रही है, हर बात को सुन भी रही है और हर समस्या के समाधान के लिए पूरी जिम्मेदारी से, पूरी गंभीरता से प्रयास भी कर रही है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी 2014 के लोकसभा चुनाव में जनता ने पैदल किया, 2017 के विधानसभा चुनाव में उनको पूरी तरह से पैदल किया, 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से पैदल कर दिया, 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर पैदल कर दिया। उनको साइकिल में भी बैठने लायक नहीं छोड़ा है, इसलिए वो पैदल चलने का अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि आगे उनको पैदल ही रहना। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों के मामले में अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने 3 सदस्यीय कमेटी की सिफारिश मान ली है।
कमेटी ने साल 2016 के बाद विधानसभा में हुई सभी नियुक्तियों को रद्द करने को कहा है। पिछले 6 सालों में पहले कांग्रेस और बाद में बीजेपी सरकार के दौरान तत्कालीन स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने भी विधानसभा में नियुक्तियां की। आरोप है कि इस दौरान राजनेताओं के रिश्तेदारों को बैकडोर से सीधे सीधे नियुक्ति दे दी गई। ना विज्ञापन निकाला, ना आवेदन किया, ना परीक्षा हुई, सीधा नौकरी मिल गई। लेकिन उत्तराखंड विधानसभा में हुई इस बैकडोर भर्ती पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने लगा दिया है ब्रेक। रितु खंडूरी ने बड़ा एक्शन लेते हुए 2016 की 150, 2020 की 6 और 2021 की 72 नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला किया है कि वर्ष 2016 तक, वर्ष 2020 तथा वर्ष 2021 में जो तदर्थ नियुक्तियां की गईं, उनमें अनियमितताएं थीं तथा इन भर्तियों में विभिन्न पदों के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ है। समिति ने विभिन्न न्यायालयों में द्वारा नियम विरुद्ध भर्तियों के संबंध में समय समय पर दिए गए आदेशों का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित कारणों से नियमों के विरुद्ध की गई इन तदर्थ नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। मामले में विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल की भूमिका संदेहास्पद पाई गई है। उन्हें फौरन सस्पेंड कर दिया गया है और रैकेट में उनकी भूमिका की जांच कराने का फैसला भी लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने ये भी निर्णय लिया है कि इस पूरे प्रकरण में विधानसभा सचिव की संदिग्ध भूमिका की जांच की जाएगी। जांच पूरे होने तक श्री मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। तत्संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे। मामले की जांच के लिए गठित की गई विशेषज्ञ समिति ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट स्पीकर रितु खंडूरी को सौंपी थी। 2014 पन्नों की रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि 2016, 2020, 2021 में भर्तियों में अनियमितता पाई गई। ये भर्तियां चयन समिति के माध्यम से नहीं हुई। साथ ही इसके लिए न कोई आवेदन मांगे गए और न ही कोई परीक्षा दी गई, जिसके बाद उन नियुक्तियों को निरस्त करने की सिफारिश की गई थी। विधानसभा अध्यक्ष से कि इसमें जहाँ भी गड़बड़ियाँ हैं आप उनकी जांच करवाइए और जांच करवाने के बाद जो गलत पाई जाती हैं उनको निरस्त कर दीजिए। तो आज उन्होंने ये कदम उठाया, मैं उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया और निकट भविष्य में जो भी भर्तियां हों वो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हों। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में हुए एक्शन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री और स्पीकर को बधाई दी है। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इशारों ही इशारों में प्रेमचंद अग्रवाल को निशाने पर ले लिया है। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के शासन काल में जहां भी भ्रष्टाचार होगा, जिस रूप में भी होगा, उसका पर्दाफाश हो रहा है। ये एक नजीर पेश किया मुख्यमंत्री जी ने और मैं कह सकता हूँ विधानसभा के अंदर जब मुख्यमंत्री पत्र दिया, संज्ञान लिया गया, आखिर नियुक्तियों में जो त्रुटियां थी उसके लिए विधानसभा अध्यक्ष के मैं इधर से आभारी हूँ। उनकी जांच कराई, जांच के बाद वो नियुक्तियां रद्द की हैं, तो एक स्वागत योग्य कदम है। नैतिकता क्या कहती है? अभी एक देश में इस तरह की घटना हुई, एक भारत की महिला थी और उनको अस्पताल नहीं मिल पाया और उनको, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, काफ़ी आलोचना हुई। तो नैतिकता तो यही कहते कि हम कोई आदर्श स्थापित करें, कोई लंबी रेखा खींचें। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले स्पीकर ने कानून के विशेषज्ञों की राय ली होगी। वहीं कांग्रेस के समय में स्पीकर रहे गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि उन्होंने जो भी नियुक्तियां की वो संवैधानिक दायरे और नियमों के तहत की गई। में जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें माननीय अध्यक्ष जी ने जो समिति है उसकी रिपोर्ट के आधार पर सभी नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया है, ऐसा आज जानकारी मिली है। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी ने विधिक राय ली होगी, विस्तृत रूप से सभी नियुक्तियों पर बिंदुवार रिपोर्ट में सारी बातें इंगित होंगी। उस समय की आवश्यकता के अनुसार हमने भर्तियां करी थी और उन तदर्थ में भर्तियां हुई थी। उन तदर्थ की भर्तियों को कुछ लोगों ने हाई कोर्ट
और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और दोनों माननीय न्यायालयों ने दोनों उस समय की नियुक्तियों को वैध ठहराया। और इसलिए मैं मानता हूं कि मेरे समय की विज्ञप्तियां बिल्कुल विधि सम्बद्ध हुई हैं, वैध हुई हैं, और उनको कहीं कोई मैं गलत नहीं समझता। वहीं दूसरी ओर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का घेराव करने की कोशिश की गई। जिन कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द हुई हैं, उन्होंने फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने की बात कही है। सुनील नप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। और चलिए अब आपको बताते हैं कि किस स्पीकर के कार्यकाल में कितनी भर्तियां हुई हैं, ये आपको बताते हैं क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। 2016 में पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल 150 भर्तियां हुई, जबकि 2020 में पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने 6 भर्तियां की थी और 2021 में पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल के अध्यक्ष रहते हुए 72 भर्तियां हुई थी। और इस पूरे मामले में एक्शन के आदेश भी दे दिए गए हैं, नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। क्या पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया है उसमें सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कैसे इसमें बैकडोर से भर्तियां की गई थी, ये समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। 2016 से 2021 के विधानसभा में भर्तियां की गई। 2016 से 2021 के बीच 3 बार भर्तियां हुई, वहीं बिना विज्ञापन, बिना आवेदन के भर्तियां की गई। भर्तियों के लिए कोई परीक्षा भी नहीं हुई थी और भर्ती के लिए नियमों का पालन तक नहीं किया गया था। 228 लोगों को बैकडोर से नौकरी दी गई। 214 पेज की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया गया है और सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। पीएफआई एजेंट कमरुद्दीन और नदीम को लखनऊ कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दोनों को कल एनआईए की टीम ने बाराबंकी से गिरफ्तार किया था। कमरुद्दीन और नदीम पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है, जिसके पास से मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव बरामद हुए हैं, जिसे अधिकारियों ने कोर्ट में पेश किया। पीएफआई से जुड़े मामलों के गिरफ्तार आरोपी नदीम और कमरुद्दीन को बाराबंकी की पुलिस ने एनआईए स्पेशल कोर्ट में पेश किया। दोनों आरोपियों पर देश विरोधी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के मामले यूएपीए में मुकदमा दर्ज हुआ है। देश भर में एनआईए ने छापेमारी की है। एटीएस और स्टेट पुलिस के साथ ये छापेमारी चली है। 100 के करीब लोग पूरे देश से गिरफ्तार किए गए हैं। बाराबंकी से नदीम और कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। कमरुद्दीन बहराइच का रहने वाला है, लेकिन बाराबंकी में ये अपने साथी नदीम के घर पे था, जहां से उसको गिरफ्तार किया है। आज बाराबंकी पुलिस ने नदीम और कमरुद्दीन को एनआईए स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजने का आदेश दे दिया है। दोनों आरोपियों के कब्जे से बरामद लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव भी कोर्ट में पेश किए गए, जिसको सील बंद करके पुलिस को फिलहाल सौंप दिया गया है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और संभल के एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पीएफआई पर सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि पीएफआई पर क्यों इस तरह की कार्रवाई हो रही है, उसका जुर्म क्या है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पीएफआई मुल्क के लिए खतरनाक है। उनका जुर्म क्या है? एक पार्टी है, वो एक संस्था चला रहे हैं और एक प्रोग्राम है उनका, जैसा और पार्टियां अपने प्रोग्राम चलाती हैं। तो उनका जुर्म क्या है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? उनसे कुछ खतरा हो गया, या वो मुल्क के लिए ख़तरनाक है, या इस पार्टी के लिए ख़तरनाक है? क्या बात है? क्यों उसके साथ ये अमल हो रहा? और कितनी पार्टियां देश के अंदर चल रही हैं सियासी। और अब बात करेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी का हवाई सर्वेक्षण किया। यूपी में बीते 24 घंटे में 16 जिलों में करीब 25 मिलीमीटर या फिर उससे ज़्यादा बारिश हुई है।
प्रदेश के 14 जिलों में 247 गांव इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 7 जिलों में 8 एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं, जबकि 10 जिलों में एसडीआरएफ की 15 टीमें लगाई गई हैं और इसके साथ साथ 46 जिलों में पीएसी की 17 कंपनियों की 44 टीमें लगाई गई। इसके अलावा 44 जिलों में कुल 67 टीमें बचाव कार्य के लिए प्री डिप्लॉयड हैं। बाढ़ बारिश से राहत के लिए सीएम योगी ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं। यूपी में सड़कों पर सैलाब है तो उत्तराखंड में पहाड़ ही टूटकर सड़क पर गिर रहे हैं। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। इस रोड में लखनपुर के पास एक बड़ा पहाड़ भरभरा कर गिरा है। गिरते पहाड़ का ये वीडियो किसी ने बना लिया है और ये रोड बड़ी मुश्किल से 12 दिनों के बाद गुरुवार को खुला है, लेकिन फिर इसमें भारी पहाड़ी टूटकर जब गिरा तो ऐसे में अब एक बार फिर से इस रास्ते को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है और कुछ दिनों के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर को जोड़ने वाले जो रास्ते हैं ये इन्हें फिलहाल बंद रखा जाएगा एहतियात के तौर पर। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं। जब ये बड़ा पहाड़ भरभरा कर गिरा तो पास में किसी ने इस वीडियो को अपने कैमरे में कैद कर लिया। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पीएफआई मेंबर मोहम्मद अहमद गिरफ्तार। मक्कागंज मस्जिद के पास से ये गिरफ्तारी हुई। मोबाइल, लैपटॉप, 22 किताबें बरामद हुई हैं। एसटीएफ और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन है जिसमें बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आई है कि पीएफआई मेंबर मोहम्मद अहमद को गिरफ्तार किया गया है। मक्कागंज मस्जिद के पास से उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से मोबाइल, लैपटॉप और 22 किताबें बरामद हुई हैं। एसटीएफ और पुलिस ने मिलकर इस ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।